हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने 120 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो आज की इस वीडियो में हम 121 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन जब किया जाता है और सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से उसके समाधान भी प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वह कौन सा अध्ययन होता है? ऐतिहासिक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड होता है, या इवोल्यूशनरी मेथड होता है, या केस स्टडी मेथड, या सर्वे मेथड। तो कौन सा है? हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, एकल अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड उसको हम कहते हैं, जो किसी विशेष समुदाय का अध्ययन करता है, या समूह का अध्ययन करता है, या संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन जब प्रस्तुत करता है और उसकी जो भी समस्या होती है उसको विश्लेषण करता है और उसके समाधान की भी व्यवस्था करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एकल अध्ययन पद्धति कहते हैं। सामाजिक अध्ययन या मानवीय घटना या सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए उसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक गुणात्मक शोध आता है और एक मात्रात्मक शोध आता है। तो जो गुणात्मक शोध होता है उसे क्वालिटेटिव रिसर्च भी हम कहते हैं। तो गुणात्मक शोध के अंतर्गत 6 प्रकार आते हैं। गुणात्मक शोध को 6 भागों में बांटा गया है, तो जिसमें कि केस स्टडी आता है, ऐतिहासिक मेथड आता है, तुलनात्मक मेथड आता है, निर्वंश विज्ञान यानी कि एथनोमेथोडोलॉजी आता है गुणात्मक शोध के अंतर्गत, घटना विज्ञान यानी कि फेनोमेनोलॉजी आता है, और ज़मीनी सिद्धांत यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी आता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब गुणात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है मात्रात्मक शोध यानी कि क्वानिटेटिव रिसर्च। तो क्वानिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं वर्णनात्मक आते हैं, सहसंबंधनात्मक आते हैं, कारण तुलनात्मक या अर्धप्रायोगिक रिसर्च आते हैं, और प्रायोगिक अनुसंधान आते हैं यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब क्वानिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब जैसे यहाँ पे है कि उद्विकासीय मेथड यानी कि इवोल्यूशनरी मेथड किसके अंतर्गत आता है, या क्या है, या मतलब गुणात्मक शोध है या मात्रात्मक शोध है। तो ऐसे पूछ लेता है, या हो सकता है केस स्टडी पूछ ले कि या गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, या क्वानिटेटिव रिसर्च है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए अलग अलग इसको याद कर लीजिए कि क्वानिटेटिव कौन सा है और क्वालिटेटिव कौन सा है। तो जो इसमें ऐतिहासिक पद्धति है, उद्विकासीय पद्धति है, एकल अध्ययन पद्धति, सर्वेक्षण, ये सब जो है ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च है, यानी कि गुणात्मक शोध के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है। तो ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है। तो हमारा आंसर है गोल्डनर, एल्विन आर गोल्डनर का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 123, किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रास्थापनाओं और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये किसका है? मर्टन का है, बिलर का है, कुहन का है, या मार्क्स का है। तो हमारा आंसर है आर.के. मर्टन। ये स्टेटमेंट किसका है? आर.के. मर्टन का। एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रास्थापना और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए। इन सबको मिला लेता है, जब घटना को मिला लेता है, अवधारणा को मिला लेता है, सबको मिला लेता है, तो वह जो है वह क्या हो जाता है? पुष्ट हो जाता है, यानी खा पी के पुष्ट हो जाता है, तो मोटा जाता है। तो ये ट्रिक से आप याद कर लीजिए कि जब वो पुष्ट हो जाए यानी खा पी के पुष्ट हो जाता है, मोटा जाता है, तो उसको मर्टन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124,
निम्न में से कौन सी विचार पद्धति व्याख्यात्मक रूप निर्देशन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम का एग्जाम्पल नहीं है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और निर्जातीय पद्धतिसार, एथनोमेथोडोलॉजी, मार्क्सिज्म या फेनोमेनोलॉजी। तो इसमें से इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म जो है ये व्याख्यात्मक रूप निर्देशन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, सिद्धांत विकास के चरण कौन कौन से हैं? जब कोई थ्योरी हम डेवलप करते हैं तो उसके कौन कौन से चरण होते हैं? तो प्रास्थापनाएं देना, प्रास्थापनाओं के बीच संबंधों का अनुभव से परीक्षण करना, प्रास्थापनाओं के बीच संबंधों का स्वरूप का वर्णन करना, संबंधों के स्वरूप की व्याख्या करना। तो कौन सा है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ABCDA क्रम से दिया हुआ यही इसका क्रम है कि पहले प्रास्थापनाएं देना है, उसके बाद प्रास्थापनाओं के बीच संबंधों का अनुभव से परीक्षण करना है, फिर प्रास्थापनाओं के बीच संबंधों का स्वरूप का वर्णन करना है, फिर संबंधों के स्वरूप की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 126, किसी घटना के कारणों या क्यों कारण से संबंधित होता है। कोई घटना होता है तो उसमें जो है कारण या क्यों कारण से जब वो संबंधित होता है तो वह कौन सा रिसर्च होता है? वर्णात्मक अनुसंधान होता है, व्याख्यात्मक अनुसंधान होता है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान होता है या नैदानिक अनुसंधान होता है? तो वह व्याख्यात्मक अनुसंधान होता है। जो कोई घटना होती है और वह कारण और क्यों से संबंधित होता है तो वह व्याख्यात्मक अनुसंधान होता है। क्वेश्चन नंबर 127, जिगमंड के अनुसार अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इनके अनुसार, जिगमंड के अनुसार अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्थिति का निदान करना, पथ निर्देशन अध्ययन, विकल्पों की जांच करना या नवीन विचारों को खोजना। तो कौन सा नहीं है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्थिति का निदान करना ये नहीं है। बाकी पथ निर्देशन अध्ययन है, विकल्पों की जांच करना है, नवीन विचारों को खोजना, ये तीनों है। बाकी स्थिति का निदान करना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, कुछ अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रास्थापनाओं का सुसंगत पुंज है। जब कोई घटना है, फिनोमेना है, तो उसका जो है जब वो अवलोकन किया जाता है तो उसका अवलोकन किया जाता है और उसके संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। और स्पष्ट व्याख्या करते हुए आंतरिक प्रास्थापनाओं का एक सुसंगत पुंज है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम सिद्धांत कहते हैं, प्राकल्पना कहते हैं, प्रास्थापना कहते हैं या चर कहते हैं? तो उसको हम सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, प्राकल्पनाओं के निर्माण के मापदंड हैं। हाइपोथेसिस का जब हम निर्माण करते हैं तो उसके कौन कौन से मापदंड होते हैं, यानी कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? तो प्राकल्पना अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए, प्राकल्पना के कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए, या अस्पष्ट एवं गैर विशिष्ट होनी चाहिए, या जिन चरों के बीच संबंध स्थापित किया जाना है उनका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। तो कौन कौन सा होना चाहिए? तो सी तो नहीं होगा, क्योंकि कोई प्राकल्पना जो होगी वह अस्पष्ट और गैर विशिष्ट तो नहीं होगी, तो इसको हटा देंगे। बाकी बचा ABD, तो हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, AB एंड D ये सही है। यानी कि प्राकल्पना अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए, प्राकल्पना के कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए, और जिन चरों के बीच संबंध स्थापित किया जाना है उनका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। तो ये तीनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो जो एक नल हाइपोथेसिस होती है वह हमें क्या बताती है कि दो चर होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, तो उनके बीच कौन से संबंधों को दर्शाती है?
तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, कि आंशिक संबंधित होते हैं या प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। तो कौन सा है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। जो दो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। उपकल्पना जो है, ये हाइपोथेसिस जो है वो सामाजिक अनुसंधान में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उपकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान है। और जो उपकल्पना है सामाजिक शोध में अनुसंधानकर्ता को दिशा निर्देश करती है। जो हाइपोथेसिस होती है, जो रिसर्चर होता है उसको ये डायरेक्शन देती है, दिशा निर्देशन करती है, उनको दिशा प्रदान करती है। और किसी भी अध्ययन के पूर्व, कोई भी अध्ययन जब हम करने जाते हैं तो उसके पहले उस अध्ययन के संबंध में अध्ययनकर्ता जो रिसर्चर होता है तो उसके द्वारा घटना या समस्या के संबंध में बनाई गई एक धारणा होती है। जो ये उपकल्पना होती है, जो कोई रिसर्चर होता है और किसी चीज़ का अध्ययन करता है तो अध्ययन से पहले जो है वो उसके संबंध में एक रूपरेखा तैयार कर लेता है। तो उसी को हम ये उपकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकल्पना कहते हैं। और उपकल्पना के कई प्रकार होते हैं। तो जो है उनके प्रकारों को हम देख लेते हैं कि वर्णनात्मक उपकल्पना होती है, संबंधात्मक उपकल्पना होती है, सांख्यिकीय उपकल्पना होती है, कारणात्मक उपकल्पना होती है, अनुसंधान उपकल्पना होती है और नकारात्मक उपकल्पना, यानी कि जो यहाँ पर दिया है नल हाइपोथेसिस। तो ये सब हाइपोथेसिस के उपकल्पना के प्रकार हैं। तो जो ये नल हाइपोथेसिस है यानी नकारात्मक उपकल्पना है, वो ये जो है अनुसंधान उपकल्पना के विपरीत होती है। क्वेश्चन बने कि जो है रिसर्च हाइपोथेसिस के विपरीत कौन सी उपकल्पना है? रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि अनुसंधान उपकल्पना के विपरीत कौन सी उपकल्पना है? तो हम किसको बताएंगे? नकारात्मक उपकल्पना को बताएंगे, यानी कि नल हाइपोथेसिस। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसके उल्टा जो है, उसका विपरीत जो है नल हाइपोथेसिस होता है। तो जहाँ अनुसंधानात्मक उपकल्पना यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस जहाँ अनुमानात्मक संबंध को सही समझा जाता है, अनुसंधानात्मक उपकल्पना में अनुमानात्मक संबंध को सही समझा जाता है, वहीं नकारात्मक उपकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस में उस संबंध को नकारती है। जहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस में अनुमानात्मक संबंध को सही समझा जाता है तो वहीं ये नकारात्मक उपकल्पना क्या करती है कि उस संबंध को नकारती है, यानी कि उसको नहीं मानती है। तो जैसे है कि उदाहरण दिया जाता है कि जैसे प्रेम विवाह ही विवाह विच्छेद का कारण नहीं है, तो यह कौन मानता है? नल हाइपोथेसिस यह कहता है कि प्रेम विवाह ही विवाह विच्छेद का कारण नहीं है। और यह भी कहता है कि गरीबी ही आत्महत्या का कारण नहीं है। तो यह जो है उसके संबंध को नकारता है, तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, प्राकल्पना के परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगमन विधि को किसने उल्लेखित किया है? प्राकल्पना के परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगमन विधि को कौन सा डिडक्टिव मेथड को कौन सा उल्लेख करता है? हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड को किसने उल्लेख किया है इसका? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंगलटन और स्ट्रेटस। किसने किया है? सिंगलटन और स्ट्रेटस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 132, वह घटक जिसके आधार पर हम समष्टि में से प्रतिदर्श लेते हैं। समष्टि मतलब जो यूनिवर्स होता है, मतलब जो समग्र होता है, यूनिवर्स होता है, उसको हम समष्टि का जो हम प्रतिदर्श लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिदर्श विशेषक कहते हैं, यानी कि सैम्पलिंग ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदर्शन विशेषक कहते हैं, सैम्पलिंग ट्रेट कहते हैं। इसको प्रतिदर्शन तत्व भी कहते हैं। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम
उसको तत्व कहते हैं या विशेषक कहते हैं, यानी कि ट्रेट कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जो समष्टि में से यानी यूनिवर्स या समग्र में से जो लिया जाता है उसको हम जो प्रतिदर्श लेते हैं, जो सैंपल लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो प्रतिदर्शन विशेषक उसको कहते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से निर्देशन को 2 भागों में बांटा जाता है। जो रिसर्च का अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन की दृष्टि से निर्देशन को यानी कि सैंपल को 2 भागों में बांटा जाता है। तो एक होता है कि संभावित निदर्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि संभावित निदर्शन, और दूसरा होता है असंभावित निदर्शन यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। तो जो ये संभावित निदर्शन है, जो ये संभावित यानी प्रोबेबिलिटी निदर्शन है, तो उसमें जो है उसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना रहती है। जो संभावित निदर्शन होता है यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है, तो उसमें समग्र की प्रत्येक इकाई की, मतलब जो यूनिवर्स है या समष्टि है, तो उसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना रहती है और वह ज्ञात रहती है, इसकी गणना भी की जाती है, मतलब उसकी जानकारी हमें रहती है कि जैसे समग्र है, जैसे पॉपुलेशन है, चाहे 1000 की पॉपुलेशन है, 2000 या 100 की है, तो उसकी हम गणना कर सकते हैं हाँ कि इतनी पॉपुलेशन है और उसकी हमको जानकारी रहती है। तो उसमें से हम किसी भी इकाई को जब उठा लेंगे तो किसी भी प्रत्येक यूनिट को, किसी भी इकाई को चुने जाने की संभावना रहती है। तो इसमें जो है संभावित निदर्शन के अंतर्गत यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत इसमें दैव निदर्शन आते हैं। दैव निदर्शन यानी रैंडम सैंपलिंग आते हैं, रैंडम सैंपलिंग आते हैं, और जो है क्रमबद्ध व्यवस्थित निदर्शन आते हैं, स्तरीकृत निदर्शन आते हैं, गुच्छ निदर्शन आते हैं, बहुस्तरीय निदर्शन आते हैं, बहुपक्षीय निदर्शन आते हैं, क्षेत्र निदर्शन आते हैं। मतलब इसके कई पार्ट हैं। संभावित निदर्शन के प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कई भाग हैं और वैसे ही असंभावित निदर्शन के भी कई पार्ट हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के कई पार्ट हैं। तो क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा इसमें से संभावित निदर्शन नहीं है या असंभावित निदर्शन नहीं है, तो दोनों को मिला के दे देता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको दोनों को अलग अलग लिख के हमको अलग अलग याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 133, एक दैव प्रतिदर्श के चयन की प्रविधि नहीं है। दैव प्रतिदर्श यानी कि रैंडम सैंपलिंग। अभी हमने बताया कि रैंडम सैंपलिंग किसका भाग है, रैंडम सैंपलिंग किसका पार्ट है, तो जो ये दैव निदर्शन है, रैंडम सैंपलिंग है, ये संभावित निदर्शन का पार्ट है। संभावित निदर्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी जो निदर्शन होता है, संभावित निदर्शन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है उसका यह पार्ट है दैव निदर्शन यानी कि रैंडम सैंपलिंग। दैव निदर्शन सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग, और जो है क्रमबद्ध निदर्शन है, स्तरीकृत निदर्शन है, गुच्छ यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग है, बहुस्तरीय निदर्शन है, बहुपक्षीय निदर्शन है, क्षेत्र निदर्शन है। तो ये सब क्या हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी निदर्शन के पार्ट हैं, यानी कि संभावित निदर्शन के ये लोग पार्ट हैं। तो इसमें पूछा है कि दैव प्रतिदर्श यानी कि रैंडम सैंपलिंग के चयन की प्रविधि कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी प्रविधि नहीं है। इसमें जो है दैव प्रतिदर्श में इन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सी नहीं है, लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट की तालिकाएं या स्नोबॉल निदर्शन। तो कौन सा इसमें नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्नोबॉल, यानी कि स्नोबॉल निदर्शन जो है ये दैव निदर्शन की प्रविधि या टूल या उपकरण नहीं है या मेथड नहीं है। इसमें कौन कौन से आते हैं, लॉटरी विधि आती है, कार्ड या टिकट विधि आती है, टिपेट की तालिकाएं आती हैं और कई विधियां आती हैं। तो जिसमें जो है कि लॉटरी हुआ, कार्ड हुआ, टिकट हुआ और नियमित अंकन प्रणाली या अनियमित प्रणाली या ग्रिड प्रणाली भी इसके अंतर्गत आती है। दैव निदर्शन सैंपलिंग के रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत, दैव निदर्शन के अंतर्गत इसमें ये सारी विधियां आती हैं। लॉटरी विधि के द्वारा लिया जाता है, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट की तालिकाएं, इन सब के द्वारा, ग्रिड विधि का भी प्रयोग किया जाता है
और अंकन प्रणाली विधि का भी प्रयोग किया जाता है। अनियमित प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है देव प्रतिदर्श में। और ये जो स्नोबॉल निदर्शन है, स्नोबॉल, तो ये जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी जो है असंभावित निदर्शन का पार्ट है। नॉन प्रोबेबिलिटी निदर्शन जिसको असंभावित निदर्शन कहते हैं, तो उसके कई पार्ट हैं जिसमें कि सुविधामूलक सैंपलिंग होता है, सुविधामूलक सैंपलिंग या जिसे कि कन्वेनियंस सैंपलिंग कहते हैं, और उद्देश्यपूर्ण निदर्शन होता है, पर्पसिव सैंपलिंग जिसको कहते हैं, आकस्मिक निदर्शन होता है, मतलब एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं, अंश या कोटा सैंपलिंग इसी के अंतर्गत आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। स्वयं चयनित निदर्शन यानी कि सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग, ये भी असंभावित निदर्शन के अंतर्गत आता है। और स्नोबॉल, इसको स्नोबॉल भी कहते हैं, हिमगेद, हिंदी में हिमगेद सैंपलिंग भी कहते हैं। तो ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी निदर्शन के अंतर्गत आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, गैर संभावना प्रतिदर्शन का स्वरूप नहीं है। अभी हमने बताया ना कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कौन कौन से पार्ट हैं। गैर संभावना प्रतिदर्शन का स्वरूप नहीं है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का कौन सा पार्ट नहीं है। तो सुविधामूलक प्रतिदर्शन, सोद्देश्य प्रतिदर्शन, कोटा प्रतिदर्शन या समूह प्रतिदर्शन। कौन सा नहीं है? तो सुविधामूलक प्रतिदर्शन ये है, अभी हमने बताया कि सुविधामूलक सैंपलिंग यानी कन्वेनियंस सैंपलिंग, सो उद्देश्य यानी कि पर्पसिव सैंपलिंग है। कोटा प्रतिदर्श ये भी है गैर संभावना प्रतिदर्श का स्वरूप, पर ये समूह प्रतिदर्शन जिसको हम क्लस्टर कहते हैं या गुच्छ भी लिखा रहता है, गुच्छ निदर्शन भी हिंदी में लिखा रहता है। तो समूह प्रतिदर्शन, गुच्छ निदर्शन या क्लस्टर सैंपलिंग, तो क्लस्टर सैंपलिंग ही याद करिए। तो ये जो है ये नहीं है, ये किसका पार्ट है? ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, यह किसने कहा कि विज्ञान का समारंभ अवलोकन से होता है और उसे अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है? डिफिनेशन किसका है? ये डिफिनेशन भी काफ़ी कंफ्यूज करता है कि किसका है, और एग्जाम में तो आते हैं, नेट के और एग्जाम में लगभग ये इतनी बार क्वेश्चन बना है। तो किसका है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गुडेयोम हार्ट का। तो इसको एक ट्रिक से मैंने याद किया है कि विज्ञान का समारंभ और उसे अंतिम प्रामाणिक अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। कि जैसे कोई बच्चा है और उसको हमने डांटा और गुस्सा के भाग गया घर से बाहर, फिर दौड़ के चला गया, और फिर जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, शांत हुआ, तो वो बच्चा मतलब वापस लौट आया। तो गुडे यानी कि गुड बच्चा है तो घर वापस आ गया। गुडे योम हार्ट, गुड बच्चा गुस्सा के भाग गया था लेकिन फिर वापस घर पे आ गया। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 136, अवलोकन की विशेषताएं हैं। अवलोकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? गैर अनुभवजन्य अध्ययन, वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि, निष्पक्षता। तो अवलोकन में गैर अनुभवजन्य थोड़ी होगा। हम जब कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें गैर अनुभवजन्य का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। बाकी बचा भी वैज्ञानिक सुनिश्चितता होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। निष्पक्षता भी रहेगी कि जब हम स्वयं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको स्वयं देख रहे हैं, तो निष्पक्षता भी रहेगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड।
बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 137, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा बाड़ी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता रहती है? तथ्य संकलन यानी कि हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी प्रणाली जो है, कानों मतलब कोई चीज़ सुनी हुई हो या कोई कहा हो उसकी अपेक्षा उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि खुद के ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होता है। यानी कि हम स्वयं से उसको अपने नेत्रों यानी आँखों के द्वारा उसको खुद देखते हैं तो उसकी स्वतंत्रता रहती है, तो उसे को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अवलोकन कहते हैं, क्योंकि हम स्वयं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी के कहने पे नहीं जा रहे हैं, किसी के कहीं सुनने पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम उसमें अपने नेत्रों का यानी आँखों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो किस में करेंगे? ऑब्जर्वेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138, साक्षात्कार को किसने उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को किसने उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? लिंडसे गार्डनर, गुडेयोम हार्ट, ब्लैक एंड चैंपियन, बिंघम या मूरे। तो कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिंघम एवं मूरे। ये बिंघम मूरे बहुत बतियाते हैं, ये दोनों लोग बहुत बतियाते हैं, यानी कि उद्देश्य हमेशा इन लोगों का कोई पर्पस रहता है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करते रहते हैं। तो ऐसे ट्रिक से मतलब इसको याद कर लीजिए कि बिंघम मूरे बहुत बतियाते रहते हैं, जब देखो तब बतियाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, ब्लैक एवं चैंपियन के अनुसार साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच संबंध होते हैं। ब्लैक चैंपियन, अब ब्लैक चैंपियन को छोड़ ही दीजिए, मतलब ये कौन है, क्या कह रहे हैं, बस यही देखिए कि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच संबंध कैसे होते हैं। जो इंटरव्यू लेता है और जो इंटरव्यू देने जाता है, तो उन दोनों के बीच संबंध कैसे होते हैं? तो संबंध अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, जिसमें सहभागी परिचित होते हैं, जिसमें सहभागी अजनबी होते हैं। तो हम लोग इंटरव्यू देने जाते ही हैं तो हम समझ सकते हैं, यानी कि जो साक्षात्कार करता है जो, तो उसके हमारे संबंध कैसे होते हैं? तो संबंध हमारे उनके अस्थायी होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जब नहीं जानते हैं वहाँ संबंध बनाने थोड़ी गए हैं, तो अस्थायी होते हैं, तो उसको हटा दीजिए, मतलब उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं ये नहीं होता है। और उसमें सहभागी परिचित होते हैं, तो परिचित कहाँ होते हैं? परिचित होते ही नहीं हैं, हम मतलब दोनों लोग अजनबी रहते हैं, और जिसमें सहभागी अजनबी होते हैं। तो ये सही है, ए एंड डी सही है, बाकी ये दोनों गलत है, बी सी गलत है। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ए एंड डी, ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक, नियंत्रित तथा निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किया है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक यानी कि फॉर्मल, नियंत्रित, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड यानी डायरेक्टेड टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है। तो किसके लिए किया है? सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक, नियंत्रित एवं निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किस साक्षात्कार के लिए किया है? असंरचित साक्षात्कार के लिए, अर्ध संरचित साक्षात्कार के लिए, केंद्रित साक्षात्कार के लिए या संरचित साक्षात्कार के लिए? तो जिसमें फॉर्मल होता है और नियंत्रित होता है, निर्देशित होता है, मतलब किसी के मतलब जो डायरेक्टेड होता है, जो निर्देशित होता है, तो वो किस में होता है? तो वो सब होता है संरचित साक्षात्कार के लिए, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि पहले से ही तैयार किया रहता है, उसकी रूपरेखा तैयार की रहती है, तो उसको हम संरचित साक्षात्कार के लिए कहते हैं। उसमें जो है औपचारिक, नियंत्रित और निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141,
साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्न वह होता है जिसमें उत्तर 2 या अधिक श्रेणियों में होता है, फिर भी श्रेणियों का कोटि क्रम नहीं होता है। साक्षात्कार अनुसूची में कौन सा ऐसा प्रश्न होता है जिसमें उत्तर 2 या अधिक श्रेणियों में होता है, फिर भी श्रेणियों का कोई कोटि क्रम नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नामिक कहते हैं, यानी कि नॉमिनल कहते हैं। नॉमिनल अनुसूची, नॉमिनल साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों के शोधकर्ता को प्रश्नावली का निर्माण करते समय बचना चाहिए? किस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए रिसर्चर को? जब हम क्वेश्चनियर या प्रश्नावली बनाते हैं तो किस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए? तो संदिग्धात्मक प्रश्न, अमूर्त प्रश्न, संवेदनशील प्रश्न, अस्पष्ट एवं असंदिग्ध प्रश्न। तो बचना चाहिए मतलब उसको शामिल नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो अस्पष्ट एवं असंदिग्ध तो रहेगा, तो ये तो इससे तो बचने की ज़रूरत नहीं है। बचने की ज़रूरत है संदिग्धात्मक प्रश्न से और अमूर्त प्रश्न से और संवेदनशील प्रश्न से। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ABC सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143, गार्डनर के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं हैं। गार्डनर के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? व्यक्तिपरकता, व्यवस्थित, सामान्यता या परिमाणन। तो इनके विषय वस्तु की विशेषताएं में कौन कौन सा शामिल है? व्यक्तिपरकता ये शामिल नहीं है, सब्जेक्टिविटी नहीं शामिल है। बाकी व्यवस्थित, सामान्यता और परिमाणन ये तीनों शामिल है, बाकी व्यक्तिपरकता ये शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 144, अवधारणात्मक शब्दों के समूह में एकत्रित किए शब्दों का विश्लेषण होता है जो अनुसंधान प्रकल्पना में चरों को बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अवधारणात्मक शब्दों के समूह में एकत्रित किए शब्दों का विश्लेषण होता है जो अनुसंधान प्रकल्पना में चरों को बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? तो उसे हम अवधारणात्मक विश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, सांता क्रोज के अनुसार वर्णनात्मक, संवर्गीय एवं गहनता विश्लेषण स्वरूप है। सांता क्रोज के अनुसार वर्णनात्मक, संवर्गीय और गहनता विश्लेषण स्वरूप है। कौन सा है? संदर्भगत विश्लेषण, मूल्यांकनात्मक अभिकथन विश्लेषण या शब्दार्थ विश्लेषण या अवधारणात्मक विश्लेषण। तो कौन सा हमारा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 1, संदर्भगत विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस जो होता है उसके लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? कंटेंट एनालिसिस के लिए कौन सा स्रोत नहीं है? रिसोर्स इसमें से कौन सा नहीं है, सोर्स नहीं है? तो पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, अभिलेख, दस्तावेज, क्षेत्र सर्वेक्षण। तो कौन सा नहीं है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्षेत्र सर्वेक्षण यानी फील्ड सर्वे ये नहीं है कंटेंट एनालिसिस। बाकी पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, अभिलेख, दस्तावेज ये तीनों हैं।
क्वेश्चन नंबर 147, AR रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित संबंध में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क किया। तो कहाँ पर इनका फील्ड वर्क था, कहाँ पे इन्होंने किया था? मुरियाज, टोडा या ट्रोबियंड द्वीप समूह वासियों या अंडमान द्वीप समूह वासियों में? तो ट्रोबियंड द्वीप समूह वासियों में और अंडमान द्वीप समूह वासियों में, इन दोनों में ही कन्फ्यूजन रहता है। तो कहाँ पर इनका वर्क रहा है? अंडमान द्वीप समूह वासियों में, अंडमान आइलैंडर्स करके इनकी बुक का भी नाम है, तो वहाँ पर इनका ये अध्ययन रहा। बाकी ट्रोबियंडा द्वीप समूह पे इस पे मालिनोवस्की का अध्ययन क्षेत्र ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 148, वर्जर के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन विधि को प्रयोग में लाने के कारण हैं। वर्जर के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति यानी कि केस स्टडी मेथड को प्रयोग में किस लिए लाया जाता है, उसके कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं? तो प्राकल्पना का निर्माण करना, अवधारणा बनाना, साक्ष्यों की श्रृंखला बनाना या चरों को परिभाषित करना। तो कौन कौन सा इसमें है हमारा? तो इसमें से प्राकल्पना का निर्माण करना ये भी है, अवधारणा बनाना ये भी है, साक्ष्यों की श्रृंखला बनाना ये नहीं है, और चरों को परिभाषित करना ये भी है। तो हमारा आंसर सही है A B D, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 149, बेरेलसन के अनुसार किस अनुसंधान तकनीक से संप्रेषण को अभिव्यक्त सामग्री के वस्तुपरक, मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है? बेरेलसन के अनुसार किस अनुसंधान तकनीक से संप्रेषण को अभिव्यक्त सामग्री के वस्तुपरक, मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है? कौन सा है? साक्षात्कार अनुसूची, विषय वस्तु विश्लेषण, अवलोकन, मौखिक इतिहास। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विषय वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 150, सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करके जब हम व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्रघटना विज्ञान कहा जाता है, सामाजिक मानचित्रण कहा जाता है, निर्जाति वर्णन कहा जाता है या महामारी विज्ञान कहा जाता है? तो उसको हम एथनोग्राफी कहते हैं यानी कि निर्जाति वर्णन कहते हैं। जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, सहभागी अवलोकन करते हैं और जब हम उसमें साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निर्जाति वर्णन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज ये हमारा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर भी सोशियोलॉजी का कंप्लीट होता है। इसके सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में भी 150 क्वेश्चन थे जिसको हमने कंप्लीट किया है। इसके पिछले वाली वीडियो में 7 वीडियो में कंप्लीट किया और 150 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में भी आते हैं जिसमें कि रिसर्च के क्वेश्चन थे और ये सब थे, तो उसको भी आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम जो अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं RPSC असिस्टेंट एग्जाम प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं तो उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।